बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन एंड व्हाट इट मींस टू बी इन कंट्रोल एंड केपेबल। आज हमारे पास 7 सब टॉपिक्स हैं, जिनमें से जो आपको नंबर 4 पे नज़र आ रहा है, मिनिटैब मैक्रो फॉर डेमिंग्स फनल एक्सपेरिमेंट, इसको हम मिनिटैब पे देखेंगे। बाकी सब स्टैंडर्ड डिस्कशन होगी। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन कि वेरिएशन क्या चीज़ होती है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उसके आउटपुट में, उसकी प्रोडक्ट में, उसके काम में ज़्यादा वेरिएशन हो, क्योंकि कस्टमर्स वेरिएशन को पसंद नहीं करते हैं। कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब किसी एक बिजनेस से कोई चीज़ लेंगे, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, या उनके साथ बिजनेस करेंगे, तो उनको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी। अगर हर दफ़ा उनको मुख्तलिफ चीज़ मिलेगी तो फिर वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते। लेकिन नेचर में जितने भी फिनोमेनाज होते हैं, इवन हमारी प्रोडक्शन में जितने भी इंडस्ट्रियल फिनोमेनाज होते हैं, उनमें एक ही चीज़ को जब हम बार बार करते हैं तो वो एग्जैक्टली एक ही आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करती है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। तो यहाँ पे हम ये जो दो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, वेरिएशन, वेरिएबिलिटी, इनको देख लेते हैं, इनका मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब होता है कि आपके जो डेटा का मीन है उससे जनरली आपका डेटा कितना दूर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में आप लोगों की मीन एज जो है 25 है, अगर तो अगर मैं रैंडमली एक स्टूडेंट से पूछूं कि आपकी एज कितनी है, तो 25 से कितनी दूर होगी। हो सकता है वो 30 हो सकता है वो 22 हो सकता है वो 35 हो। तो ये जितनी दूर होगी एवरेज से एक पर्टिकुलर रीडिंग, उसको हम कहेंगे ये उस डेटा की वेरिएशन है। और वेरिएबिलिटी हम उस टेंडेंसी को कहते हैं कि जो किसी सिस्टम में होती है कि जो वेरिएशन जनरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल का सिस्टम देखें तो जो प्री प्रेप क्लासेस होती हैं, इसी तरह प्राइमरी क्लासेस होती हैं, इसी तरह अप टू मैट्रिक या सेकेंड ईयर तक क्लासेस होती हैं, उनमें एज की वेरिएशन बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है कि उनकी टेंडेंसी टू जनरेट वेरिएशन कम होती है। मोर और लेस एक ही एज के स्टूडेंट्स उन क्लासेस में होते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में देखें तो चूंकि लोग ब्रेक्स लेते हैं, लोग जॉब्स के लिए ब्रेक्स लेते हैं, तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये वेरिएबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ दैट सिस्टम, यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सिस्टम, इट हैज़ द टेंडेंसी टू जनरेट वेरिएशन। तो आपको मीन से ज़्यादा दूर चीज़ें मिलेंगी। तो इसी तरह प्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है कि कुछ काम बाय नेचर ज़्यादा टेंडेंसी होती है उनमें वेरिएशन जनरेट करने की, और कुछ में कम होती है। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेस कि आप किस किस्म का बिजनेस करना चाहेंगे। आप ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे, यानी आपका मॉडल ऐसा होगा, आपका सिस्टम ऐसा होगा कि उसमें वेरिएबिलिटी कम हो, ताकि आपके कस्टमर को एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक प्रोडक्ट मिले, और वो हमेशा आपसे, जब भी उसको वो वाली चीज़ चाहिए हो, तो वो आपसे ले आके। अब वेरिएशन को या वेरिएबिलिटी को हम दो चीज़ों से मेजर करते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक को कहते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? बेसिकली ये वेरिएंस का अंडर रूट होती है। और वेरिएंस इटसेल्फ क्या है कि आप एक एक पॉइंट को, डेटा के पॉइंट को देखते हैं कि वो मीन से कितना दूर है, और उनके ये जो डिफरेंसेस हैं उनको स्क्वेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं इसकी फार्मूलाज वगैरह को। लेकिन जनरली स्पीकिंग वेरियस जो है वो स्क्वेयर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, या स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वेयर रूट होती है वेरिएंस की। अब फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए आप ये डेटा देखें जो आपके सामने टेबल बना हुआ है। इसमें 1 से लेके 30 तक डेटा है। तो सीरियल नंबर 1 पे डेटा पॉइंट 4 है, नंबर 2 पे 3 है, नंबर 3 पे 5 है, इसी तरह करते करते नंबर 30 पे द वैल्यू इज़ 4। अब इन 30 की 30 वैल्यूज़ की अगर हम मीन ले लें तो वो
या एवरेज ले लें तो वो 4.1 आती है, जो नीचे आपको ग्राफ में रेड लाइन नज़र आ रही है। ये इन 30 डेटा पॉइंट्स की एवरेज है या मीन है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेल में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू STDEV.S, और ब्रैकेट में जो सेल्स हैं जिनकी आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहते हैं उनको ड्रैग कर लें तो एक्सेल आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता है। अब ये ऊपर वाली डेटा की आपके पास एवरेज 4.1 आ गई। अब इसका मतलब ये है कि सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज इस डेटा की जो भी मीन है उससे अ, आपकी एवरेज डेविएशन जो है, आई एम सॉरी, ये जैसा हमने कहा ये 4.1 एवरेज थी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगी कि ऑन एवरेज इस एवरेज से आप कितने दूर है। तो हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन? इसका फॉर्मूला होता है कि आप ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x1 माइनस म्यू, फिर ब्रैकेट बंद होके स्क्वायर और डिवाइड बाय n। तो समेशन का मतलब होता है जमा कर लें, सबको ऐड कर लें। x1 कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे जो हमने टेबल देखा है इसमें सीरियल नंबर 1 पे जो डेटा 4 है ये x1 है, x2 जो है 3 है, x3 जो है 5, एंड सो ऑन। और जो म्यू है या मीन है इनका, वो हमने निकाला था 4.1। तो हम पहली वैल्यू को यानी 4 को उसका डिफरेंस देख लेंगे कि एवरेज से कितना है। तो इस केस में 4 माइनस 4.1 वो डिफरेंस है, और उसका स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह हर वैल्यू का स्क्वायर करते जाएंगे और सबको जमा कर लेंगे, यानी सम कर लेंगे, और डिवाइड कर देंगे n से। n यहाँ पे 30 है, टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 30 है। तो हम इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे तो 1.76 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज हर वैल्यू जो है वो मीन से 1.76 पॉइंट्स दूर है, और ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसी को हम अगर सिग्मा के सेंस में देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा की भी कहते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कुछ सिक्स सिग्मा के बारे में भी। तो आप मीन लाइंस में एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकाली अभी मैथमेटिकली, उसको जमा कर लें मीन की वैल्यू में, तो उसको आप कहते हैं ये 1 सिग्मा की लाइन है। तो इस केस में 4.1 प्लस 1.76 5.8 हो गया, ये आपकी 1 सिग्मा लाइन है। इसी तरह आप इसमें से माइनस कर लें 4.1 से यही वैल्यू 1.76, तो दूसरी तरफ -1 सिग्मा की लाइन हो जाएगी, वो 2.3 हो जाएगी। इसी तरह 2 सिग्मा को 2 बार जमा करेंगे और -2 सिग्मा को 2 बार मनफी करेंगे। इसी तरह 3 सिग्मा और -3 सिग्मा भी निकाल लेंगे, तो आपके पास ये सिग्मा की 6 लाइंस आ जाएंगी। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिक्स सिग्मा में इस्तेमाल करते हैं, जो इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स देखेंगे मजीद कि इसका मतलब क्या है। अब ज़रा देखते हैं कि इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या ताल्लुक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीज़ें नेचर में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इवन मैंने जैसे कि कहा कि नेचर के अलावा प्रोडक्शन में भी कुछ इस तरह बिहेव करती हैं कि आपका 68% ऑफ द डेटा वो लाई करता है 2 सिग्मा अराउंड द मीन, यानी -1 सिग्मा से लेके 1 सिग्मा तक, 1 सिग्मा इधर एक उधर मीन से। तो इसके दरमियान आपका 68% डेटा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के दरमियान नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरह 4 के दरमियान यानी -2 और +2 के दरमियान 95.4% डेटा होता है, और 6 के दरमियान यानी -3 और 3 के दरमियान 99.7% डेटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ चीज़ों का डेटा लेते हैं तो वो इतना परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, स्पेशली जब वैल्यूज़ कम हो यानी डेटा पॉइंट्स कम हो। लेकिन जब डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हों, जनरली 400 से जब आप ऊपर जाते हैं, 400 से 400 डेटा होता है आपके पास, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत करीब, सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो ये जो 6 स्टैंडर्ड डेविएशंस के बीच में फॉल करने का जो रूल है, इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं आप। इसीलिए जब आप जब अपनी थीसिस वगैरह कर रहे होते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपका सैंपल साइज कितना है। तो जब आप सैंपल साइज कम बताते हैं, 30 40 50 या 100, तो एग्जामिनर फिर थोड़ा
स्केप्टिकल होता है, वरिड होता है, क्योंकि क्योंकि उसको पता होता है कि तकरीबन 350-400 से कम जब तक होगा आपका डेटा साइज, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को अचीव नहीं करेंगे। और जब शेप को अचीव नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि जो मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड, वो चूंकि आप जगह जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो अप्रोप्रिएटली वो सूटेबल नहीं है आपके डेटा के लिए। आपके डेटा के लिए वो सूटेबल तब होते हैं सारे फार्मूला स्टेटिस्टिक्स के, जब आपका सैंपल साइज इतना होता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अब देखते हैं इसका ताल्लुक क्या है कंट्रोल चार्ट से। तो ये अभी आपने देखा स्टैंडर्ड एक नॉर्मल कर्व की स्टैंडर्ड एविएशन लाइंस की शक्ल में, कि 99.73% 3 सिग्मा में होता है, जो कि 3 सिग्मा एवरेज से ऊपर होते हैं, 3 सिग्मा एवरेज से नीचे होते हैं। इसको अगर आप रोटेट कर लें राइट की तरफ, या 270 डिग्रीज रोटेट कर लें, तो अ, अब आप देखेंगे कि ये ऊपर 3 सिग्मा की लाइन आ गई, नीचे 3 सिग्मा की, और बीच में मीन है। तो ये थोड़ा थोड़ा कंट्रोल चार्ट के करीब आ गया। अब आपने चूंकि पीछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा टाइम सीरीज में प्लॉट नहीं किया हुआ था, बल्कि सिर्फ वैल्यूज प्लॉट की हुई थी, यानी 4.1 बीच में था, फिर उसके अराउंड जो 4.1 से कम थे वो लेफ्ट साइड पे थे, और जो 4.1 से ज़्यादा थे वो राइट साइड पे थे। जितने ज़्यादा थे वो उतना दूर होते जाते थे। ये टाइम सीरीज में नहीं था, ये खाली वैल्यू वाइज था। लेकिन अगर आप इसको टाइम सीरीज में प्लॉट कर लें, तो वो आपका कंट्रोल चार्ट बन जाता है। तो बेसिकली आप अपने नॉर्मल कर्व वाले डायग्राम को राइट को रोटेट करते हैं, और डेटा को वैल्यू वाइज प्लॉट करने के बजाय टाइम सीरीज में प्लॉट करते हैं, यानी जो डेटा पहले आया उसका डॉट पहले लगा देंगे, जो बाद में आया बाद में लगा देंगे। तो अब एक अच्छा सिस्टम जो है उसका 68.76% डेटा जो है, या 68 पॉइंट सॉरी 3% डेटा जो है, वो 2 सिग्मा के दरमियान फॉल करना चाहिए, यानी एवरेज से 1 सिग्मा ऊपर 1 सिग्मा नीचे। इसी तरह 95.5 और इसी तरह 99.7 जो है वो 3 सिग्माज ईच साइड में फॉल करना चाहिए। एक अच्छा प्रोसेस होता है। तो ये रिलेशनशिप है डेटा का, स्पेशली नॉर्मल डेटा का, विद कंट्रोल चार्ट्स, या इन अदर वर्ड्स आप नॉर्मल डेटा को कंट्रोल चार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसको मुख्तलिफ समझने के तरीके क्या हैं। अब वेरिएबिलिटी को मज़ीद समझने के लिए ये एक फंडामेंटल चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी चीज़ की वेरिएशन आपको नज़र आती है ना, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी की माइलेज आपको हमेशा एक जैसी तो नहीं मिलती ना। अ, आप जब भी मेजर करते हैं आपको थोड़ी थोड़ी डिफरेंट मिलती है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप हाईवे ड्राइविंग थी या सिटी के अंदर ड्राइविंग थी, या आपकी जो कंडीशन है गाड़ी की वो क्या थी। कभी गाड़ी के टायर का कंडीशन अच्छी है, कभी उनकी हवा अच्छी है, कभी अच्छी नहीं है, कभी वो उनमें वेरिएंट ईयर आ रहा है टायर्स में, कभी इंजन की कंप्रेशन कम है, कभी ज़्यादा है। यानी पहले 40-50-60 हज़ार माइल्स अच्छी होती है, फिर कम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ पार्ट्स गाड़ी के वो ओवर टाइम वेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर आप गैसोलीन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हाई ऑक्टेन इस्तेमाल कर रहे हैं या रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से पेट्रोल पंप की इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर वेदर कंडीशंस क्या हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ, फिर ऑब्वियसली आपकी स्पीड क्या है। तो इन सब चीज़ों से आपकी गाड़ी के माइलेज में फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अब इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सी वो चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आप गौर से देखें तो कंट्रोल तो सभी कर सकते हैं, एक्सेप्ट मे बी वेदर कंडीशंस। तो लेकिन क्या इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू टू गेट द न्यू टायर्स? मे बी नॉट। लाख रुपए के टायर्स होंगे, तो क्या आप हर रोज़ तो नहीं चेंज कर सकते? जब भी 10 हज़ार 20 हज़ार हो जाए, तो एक टाइम आएगा जब आप चेंज करेंगे। तो टायर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपको उनको आप कहेंगे ये मेरी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं इन टायर्स को 50-60 हज़ार तक लेके जाऊंगा, और उस दौरान जो वेरिएबिलिटी उनसे आ रही है उनको मैं बर्दाश्त करूंगा, बट आई नो कि उस वजह से है, और मुझे ये भी पता है कि कितनी है। इसी तरह इंजन जो आहिस्ता आहिस्ता वेयर होता है, आप कहेंगे मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं हर 10-20 हज़ार के बाद इंजन तो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन परहैप्स अगर आपने गलत पेट्रोल डलवा लिया, गलत पेट्रोल पंप से डलवा लिया, तो उसको आप चेंज कर देंगे अगले दिन। इसी तरह बहुत सारी ऐसी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनको आप एक्सेप्ट करेंगे,
और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनको आप कहेंगे नहीं, आई कैन चेंज देम, इन फैक्टर्स को मैं चेंज करूंगा। और मे भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जो आपको पता ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फिल्टर में, एयर फिल्टर में या फ्यूल फिल्टर में डस्ट कितनी है, यू यू वुड प्रोबेबली नॉट नो ऑल द टाइम। तो इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आपको पता नहीं होंगे और उनकी वजह से भी वेरिएबिलिटी आ रही होगी। तो स्टेटिस्टिक्स जो है ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिससे हम वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं वेरिएबिलिटी के, जिनका इम्पैक्ट आ रहा है हमारी परफॉर्मेंस पे। और फिर हम फैसला करते हैं कि उनमें से कौन से फैक्टर्स पे हमने एक्ट करना है और उनको ठीक करना है, और कौन से को हमने बर्दाश्त करते रहना है। और मे भी ये भी समझना होता है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें पता भी नहीं है।